का मजहब पता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा देश उसके साथ है। इस नौजवान को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, दीपक के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि ये चला है लौ जलाने के लिए ताकि हम सब बदल सकें। तो ये लेकर चला है बदलाव की लौ। इसे आप अभिमन्यु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाकई अभिमन्यु की तरह लड़ा और इसने अपनी दोस्त की जान बचाने की भरसक कोशिश की। वो जो खौफनाक रात थी, वो अनुभव आप देशवासियों के सामने बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 16 दिसंबर से आज तक लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं। इसके पीछे इन दिनों में काफ़ी कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो कमेटी बन गई है और उनके सामने आप जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की बात कर रहे हैं? जी, शायद काफ़ी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो मुझे लगा कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं, मेरे साथ वो घटी हैं घटनाएं, तो शायद मैं उनको अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या मैंने फेस करी और एक्चुअल लोग फेस क्या करते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैंने फेस करी, जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने जो फेस करी, तो वो मैं उनको बता सकूँ, शायद किसी की हेल्प हो सके, शायद वो कुछ ऐसा कर पाए कि जो आगे आने वाले टाइम में वो किसी की जान बचा सके। हम यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि जो कुछ इस नौजवान ने देखा, जो कुछ इस नौजवान ने सहा, वो एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनकी जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कोई ऐसा कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं आपसे कुछ ऐसी चीज भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा जिससे कि आपको, आपके मन को कोई तकलीफ हो। हमारा मकसद आपसे बात करने का सिर्फ यही है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को और हमारी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं। इस दौरान आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। कानून बनाने वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैसे नया कानून बनाया जा सके। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो, स्थितियां बदलें, कानून बदलें, अदालतें बदलें, लेकिन कैसे बदलें ये कौन बताएगा? और अगर आपके पास कुछ बताने के लिए है, क्या बदलाव होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। उस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने मार्च किया, पूरे देश में हुआ, काफ़ी कुछ लोगों ने किया, शायद बदलाव के लिए किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा पहले। क्योंकि अगर मैं उसी रात की बात करूं जब मैंने मॉल से निकल के ऑटो के लिए वेट किया, ऑटो नहीं मिला, कई ऑटो खड़े थे, उन्होंने बार्गेनिंग स्टार्ट करी, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, इतने लूँगा, वहाँ तक नहीं जा सकता। मैंने फिर विदाउट मीटर एक ऑटो वाला तैयार हुआ जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, वाइट लाइन। उसके बाद वो बस मिली, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 इंसिडेंट शायद उसने किए थे पहले। उसने एक्चुअली वो ट्रैप भी था उनका कि दो सवारियों के लिए वो मतलब पैसेंजर बैठा रहे थे, वो हमें बैठाया, ब्लैक शीशे लगे थे, कर्टन्स लगी थी, परमिट नहीं थे, क्योंकि बाद में मुझे पता चले। तो उसके बाद से वो लेके गया हमें, हमारी हाथापाई हुई, तो रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। तो फिर उसके बाद से फिर हमें जो जहाँ पे फेंका उन्होंने मारा जान के। तो जी बस कितने वक्त तक ऐसी सड़कों पर घूमती रही? ये जहाँ से हमने बस पकड़ी थी उसके लगभग
2-2.5 घंटे तक हमें घुमाते रहे वो फ्लाईओवर्स पे, इधर उधर दिल्ली में घूमती रही बस। फिर लाके हमें जहाँ पे उन्होंने फेंका। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। जो इनकी दोस्त थी, उस बहादुर लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो बहादुर लड़की कोई भी हो सकती थी। वो आपकी दोस्त भी हो सकती थी, आपके परिवार में से भी हो सकती थी। और यही कारण है कि देश के हर व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा है कि ऐसी घटना क्यों हुई। और लूप होल्स हमारे सिस्टम में क्या क्या हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और उसके अंदर ये सब होता रहा और किसी ने भी उस बस को रोका नहीं। उस बस को ना कोई पुलिस मिली, ना ट्रैफिक पुलिस मिली और वो लगातार ऐसे ही चलती रही। आपकी आवाजें किसी ने नहीं सुनी? नहीं, हम लोग चिल्ला रहे थे, उसने काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी आवाज़ लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और फिर हम वहाँ पर वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे। मैं काफ़ी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, तो चले जाते थे, बाइक वाले देखते थे। बट काफ़ी देर तक 15-20 मिनट, 20 से ज़्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। और फिर कोई आता है, फ़ोन करता है, 3-3 PCR वैन्स खड़ी होती हैं। वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कहाँ, किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफ़ी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे। बट उनका यही था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने बट वो तमाशा देख रहे थे। बीच में किसी ने मुझे एक वेट शीट फाड़ के दी ताकि मैं उसको ढक सकूं मेरे फ्रेंड को। और इन सब चीज़ों के बाद फाइनली एम्बुलेंस नहीं है। वो वेट करते रहे कि एम्बुलेंस आएगी और हमें कहीं पे एडमिट करेगी। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, काफ़ी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के PCR वैन में रखा और किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ना ले जाके उन्होंने सब डिवीजन में लेके गया। आप खुद घायल थे, आपको खुद कितनी चोट लगी हुई थी? मेरे सर में रॉड लगी थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरा पैर अभी भी फ्रैक्चर है और मैं हाथ को उठा नहीं सकता था क्योंकि यहाँ जो आपके पैर में ये फ्रैक्चर है, ये उन्होंने जो रॉड मारी थी उसी से है? हाँ जी। और उस पूरे दौरान आप इसी अपने जो फ्रैक्चर्ड लेग है इसी के साथ आप थे? मैं उस टाइम पर मेरे सारे हाथ दोनों, क्योंकि उन्होंने अभी मैं मूव कर सकता हूँ हाथ को, क्योंकि उस दिन काफ़ी चोटें लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी और मतलब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं कोई भी हाथ मूव नहीं कर सकता था, पेन हो रहा था काफ़ी। तो बट मैंने उसे उठा के PCR में रखा। कितनी चोट लगने के बाद भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया कि आपकी दोस्त को उठा के वो PCR वैन में रख सके, मदद कर सके? लोगों के मन में शायद खौफ है कि अगर वो कोई हेल्प भी करता है तो विटनेस बन जाएगा। ये बात है कि अगर कोई भी हेल्प करता है या मेरे साथ चला जाता है, PCR वैन में ही चला जाता है कोई आम पब्लिक, उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ है कि हाँ वो विटनेस बन जाएगा, फिर उसको पुलिस दौड़ाती रहेगी। तो शायद ये है। और जो पुलिस के लोग थे PCR में, उन्होंने भी आपकी दोस्त को उठाकर PCR में रखने की कोशिश नहीं की?
नहीं, वो सब भी आप ही ने किया? सारा, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद उनके हाथ खराब हो रहे थे, शायद ये सोच रहे होंगे। तो मैंने उठा के उसको रखा, एक सीट पे लिटाया, फिर दूसरी सीट पे मैं बैठा रहा। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को बोल भी पाऊँ कि क्या हुआ है। कुछ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पुलिस वालों की पीसीआर वैन ने हॉस्पिटल में डाल दिया तो उनका शायद खत्म हो जाता होगा कुछ, फिर लोकल पुलिस स्टेशन का शायद काम स्टार्ट होता होगा। तो जब तक मैं ज़मीन पे बैठा रहा और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ के कुछ बोल पाऊँ, तो मैं वहीं ज़मीन पे लेट गया। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो उसके बाद मैंने किसी सफाई वाले से मैंने हेल्प ली। मैंने बोला, कितने लोगों से मैंने बोला कि भैया कुछ कर्टन दे दो, शायद मुझे ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। तो आ रहे हैं ऐसे, 1 मिनट रुको, ये करते हैं ये करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करके टालते रहे बात को। धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होते गए। फिर एक लड़के से मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल नंबर डायल कर दो, सो दैट कि मैं किसी को बता पाऊँ कि मेरी हालत ऐसी है। तो मैंने अपने घर पे कॉल किया। उसके बाद उन्होंने, जो मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनको कॉल करके बोला, लेकिन उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो किसी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैं उनको यही बोला था, बोल देना भैया एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से स्विच ऑफ कर लिया था फोन। आप किसी को ये बताना नहीं चाह रहे थे कि असल में हुआ क्या है? मैं उस हालत में भी नहीं था कि मैं उनको सारी चीज़ें बता पाऊँ कि मैं ऐसे मूवी देख के आ रहा था, मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो एटलीस्ट मैंने यही उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना बोलूँ कि एटलीस्ट एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो मेरे हेल्प करने के लिए आ गए। तो फिर जब मेरे रिलेटिव्स आए तो जो भी मेडिकल वो है, स्टिचेस लगे मेरे सर में, डिप्स लगी और जो भी है, फिर स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट। जब उन्होंने बस से आपको नीचे फेंक दिया, उस पल से लेकर और जब आप अस्पताल में पहुंचे, कितना वक्त बीत चुका था? यानी कितनी देर तक आप सड़क पर रहे? मैं सड़क पे लगभग मुझे फेंकने के बाद, जब वो फेंक के चले गए, तो 20 मिनट तक तो मैं किसी का वेट ही करता रहा कि कोई देखे मुझे, एटलीस्ट किसी को कॉल कर सके, पुलिस वगैरह को। तो जब कोई शख्स था जो मोटरसाइकिल से शायद कुछ पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पीसीआर आई, उसमें जो टाइम लगा होगा आधा घंटा पौन घंटा। उसके बाद से फिर उनकी जो बहस होती है, ये डिसाइड हुआ होगा। तो ये सब लेके 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हालत में आपको अस्पताल पहुंचाने में भी अगर 2 से 2.5 घंटे लग गए, तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या तो यही है। हाँ, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि शायद कानून, मैं उतनी चीज़ नहीं जानता, लेकिन पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते ये भी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो, और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद मेरी फ्रेंड थी जो आज 13 डेज 14 डेज रह के गई हैं, शायद उसी दिन ही उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी हो, कोई भी अगर कहीं इंजर्ड होता हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और उसको इतना एश्योरेंस होता कि जो भी लेके जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और पुलिस को भी चाहिए कि अगर वो पुलिस ही लेके, क्योंकि पीसीआर लेके गई थी मुझे, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करे, ना कि जाके सफदरजंग में, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से जल्दी काम करता है। ओवरलोडेड, मुझे लगता है ओवरलोडेड होगा, जो भी है, रीजन तो नहीं है। बट होना ऐसा चाहिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता, जो भी बेटर हॉस्पिटल होता, हमारी इतनी इंजरीज है, अगर हमें कटा होता तो चलो ठीक है, सफदरजंग में मैं वेट करके करा सकता हूँ,
लेकिन इतनी सीवियर इंजरी में अगर आप सफदरजंग में वो भी जहाँ पे लेके जाते हो, शायद वहाँ पे है ट्रीटमेंट है ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आजकल पता नहीं कैसे होते हैं, तो उनको फोर्टिस, अपोलो या फिर जो भी अच्छे हॉस्पिटल माने जाते हैं वहाँ पे ना ले जाते, वहाँ पे उन्होंने एडमिट कराया। तो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि जो इसमें आरोपी थे बस में, जो 6 लोग थे, उन्होंने आपको और आपके दोस्त को दोनों को मारने की कोशिश की, यानी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। पहले वो आए और पहले उन्होंने सारी चीजें ऐसी सेट कर रखी थी। वो बैठे हुए थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ वो पैसेंजर हैं। मेरे 2 बार कंफर्म करने पे उन्होंने पैसे भी लिए मुझसे कि हाँ जा रही है, वहीं तक जा रही है जहाँ आप जा रहे हो। उसके बाद आके उल्टी सीधी चीज़ें बोलना मुझे, मेरे फ्रेंड को। उसके बाद जब पंच मारते हैं वो, तो आप रिएक्ट करोगे। तो हमारी जब लड़ाई स्टार्ट होती है, तो पहले तो 3 आते हैं, काफ़ी उनसे लड़ाई होती है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं, या फिर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मैं 3 से तो मेरी काफ़ी लड़ाई हुई थी, तो उनको तो मैंने मारा था। फिर उन्होंने 2 और आ गए रॉड लेके। उसके बाद उस बीच में मेरी फ्रेंड चिल्ला भी रही थी वो, और वो भी कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की। तो 2 और आए, उन्होंने रॉड मारी। और जब मैं थोड़ा सा रॉड लगने के बाद अनकॉन्शियस सा हुआ, तो वो मेरे पीछे से खींच के मेरे फ्रेंड को ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने आपको सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद हमें रॉड से और भी चोटें दी, जिससे कि क्योंकि मुझे ये सुनाई दिया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है पहले ही, और फिर वो मुझे मारना चाह रहे थे। मुझे रॉड से मारा, रॉड पूरे बॉडी में, और आइडेंटिटी हटाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें ले ली, मोबाइल, कपड़े, कुछ भी कपड़ा नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर उन्होंने बस से फेंका और फिर कुचलने की कोशिश करी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को खींचा था बस के नीचे से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले, क्योंकि वो पहले थी, मुझसे पहले थी, तो उनको मैंने खींच के फिर और रोड के इधर लेके आया। उनका तो मारने का ही प्लान था सारा, कि कुछ कोई रहेगा नहीं तो फिर शायद उनको उनकी कंप्लेन भी नहीं होगी। इस तरह के केस के बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक चिकित्सा नहीं है, मानसिक चिकित्सा की भी जरूरत होती है। और जाहिर है आपको बहुत ट्रॉमा रहा होगा, आपके दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा होगा, आपको एक काउंसलिंग की जरूरत भी लगी होगी। मैं स्टेशन पे लेटा हुआ था। उसके बाद से शायद सबको इन्फॉर्म किया गया होगा, जो भी पुलिस का प्रोसीजर होगा। तो पुलिस के सारे ऑफिसर्स आए, एक एक करके आए, जितने भी लेवल्स उनके होते होंगे सबने बयान लिया। मैं उसी कंडीशन में था कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे हुआ, जो भी था। और मुझे जितना भी याद था, जो भी मुझे लगा, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। और 16 दिसंबर से लेके जब तक लास्ट TIP नहीं हुई थी, यानी 2-3 दिन पहले तक मैं उनके साथ ही था। मेरा एम ये था कि अगर मेरे रहने से केस मजबूत होता है या फिर पुलिस को हेल्प मिलती है, तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। मैंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अगले दिन ही घर से प्रेशर था कि आप, क्योंकि इमोशनल होते हैं घर वाले कि आप इतनी चोट लगी है, आप वहाँ कैसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला रहता था। तो वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तो मैं वहाँ तक था, लेकिन पहले जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप
आपकी जो इंजरीज हैं वो काफ़ी बिगड़ सकती हैं। तो फिर मैं घर जाके फिर ट्रीटमेंट जो कि अपना प्राइवेट था वो मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जो आपके दोस्त हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक संघर्ष तो बहुत किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। और जब 2-3 दिनों बाद पुलिस ने अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, किसी को जाना अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश थी और वो लिख पा रही थी, और कहीं उनको देखे कहीं भी नहीं लगा कि वो जिया नहीं चाहती हैं। पॉजिटिव थी काफ़ी, और इनफैक्ट वो अपने घर वालों को कह रही थी, क्योंकि उनकी मदर उनकी भी हालत ख़राब थी, तो इनफैक्ट वो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा इस तरीके। आपको पता है एक कमेटी बनी है, 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें जस्टिस जे वर्मा भी है, जो कि रेप को लेकर जो कानून है उनको उसका क्या बदलाव होना चाहिए उसको स्टडी कर रही है। आप उस कमेटी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने पढ़ा है, एक कमेटी बनाई गई है कि जो कि केस को मॉनिटर करेगी। मैं तीनों लोगों से कहूँगा, जो भी जस्टिस जे वर्मा सर हैं, जस्टिस लीला सेठ हैं, जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम हैं, मैं तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पास काफ़ी कानून है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो फेस करती है FIR। अगर हम जाते हैं FIR करने के लिए तो हमें कहीं डर होता है कि यार FIR होगी कि नहीं होगी, पुलिस वाला FIR करेगा कि नहीं करेगा, और अगर FIR करता भी है तो फिर उसके बाद से फिर जो भी कानूनी पर्चे हैं, जो भी उन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता आम आदमी। तो आप जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो एक मुद्दे को लेके, एक जो भी इंसिडेंट को लेके, तो क्यों ना कोई ऐसा जो भी कोई ऐसा कानून बनाने की, कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि जो कि फास्ट ट्रैक और जो भी नॉर्मल ट्रैक बनाने की जरूरत ही क्या है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कमेटी अगर रेप को लेकर कोई कानून बनाना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ बदलाव करना चाहती है, तब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि वो आपसे एक बार ना मिले? अगर इस केस की बात करें तो शायद मुझसे बेटर जो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस पल को जिया है, मैंने फेस करा है। मैं जो भी मैंने चीज़ें फेस करी हैं वो कोई कहीं सुनाई, कोई कह के कैसे फील कर सकता है। जो मैंने जिया है वो तो मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने क्या फेस करा, क्या चीज़ें मेरे सामने से गुजरी हैं। रेप एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई इसका संज्ञान लेना चाहता है, ना जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर आजकल ये बहस चली हुई है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान छुपा कर रखनी चाहिए, नाम नहीं बताना चाहिए। आपको क्या लगा? ये हमारे समाज में अभी भी अगर हम हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हमें ही छुपाना पड़ता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, तो हमें ये लगता है कि अगला क्या कहेगा। लोग हमें कंसोलेशन की बजाय हमें पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि अगर हमारे सामने हमारा ही दोस्त,
हमारे यार जो भी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, एक बार तो कहेंगे चलो ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो फिर वो जाके पीठ पीछे कुछ उल्टी सीधी बातें। तो मेन रीज़न यही होता है कि लोग उनके ऊपर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फिर भी वो छुपाना चाहते हैं। आपने भी छुपाने की कोशिश की जब ये घटना हो गई? मैं कंप्लेनेंट था इस केस में, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया स्टार्टिंग में कि हाँ शायद लोग इसको गलत मीनिंग लेंगे, कि जबकि मेरे साथ इंसिडेंट होता है, मुझे चोटें आती हैं और मुझे ही छुपाना पड़ता है कि यार ये। तो मैंने कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि मैं लोगों को ये सारी चीज़ें ना बता के मैं बोलूँ कि हाँ एक एक्सीडेंट था। तो अगर शायद ये केस इतना बड़ा नहीं होता तो ये चीज़ें दब जाती। इनफैक्ट मेरी दोस्त ने भी कहा था कि शायद अगर मैं नहीं होता तो वो शायद कंप्लेन नहीं करती। लेकिन आपने सोचा कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं? मैंने सोचा कि मैं उनको सजा दिलवा के ही रहूँगा। यही बदलाव है जो आप चाहते हैं, और उसी के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो बदलाव कैसे होगा। मुझे लगता है कि बदलाव, हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने उस दिन फेस करा कि जब मैं रोड पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, मेरे सर में रॉड लगी हुई थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, भीड़ जा रही थी, लोग देख रहे थे तमाशा, 15-20 लोग खड़े थे, तो काफ़ी बातें कर रहे हैं। और उसमें कोई कह रहा है कि लूट का मामला होगा, कोई कह रहा है कि कुछ लोग तो देखते हैं, अगर मैं मेल हूँ तो मुझे दूसरी नज़र से देखेंगे कि क्या बात है। तो कहीं न कहीं हमारे बीच के ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। अगर वो हमें कपड़े देते, अगर हमें, जब मैं 1.5-2 घंटे वहाँ बैठ के, वहाँ पे इतनी सर्द है दिल्ली में, झाड़ियाँ थी वहाँ पर, शायद कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, तो वो मुझे शायद हॉस्पिटल तक ले के जा सकते थे। क्योंकि जब तक वो पीसीआर को कॉल करते, पीसीआर आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो उनके पास गाड़ियाँ थी, वो लोग खड़े थे, तो मुझे लेके जा सकते थे, या मेरी दोस्त को लेके जा सकते थे। तो जो 1.5 घंटे का क्रूशियल टाइम था, जबकि कोई मर रहा हो तो उसके लिए 1-1 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो तो उनकी सोच को कौन बदलेगा? तो हम प्रोटेस्ट या फिर मोमबत्ती जला के तो हमें शायद नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। कि अगर हम मोमबत्तियाँ जला के किसी के लिए हम सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं, तो शायद हमारा भाई अगर हमारे रोड पे गिरा हुआ है तो हम उसकी भी हेल्प करें एटलीस्ट। आप इतने दिन जब हॉस्पिटल में थे और आपकी दोस्त भी थी, आपको पता था कि उसके लिए पूरा देश एकजुट हो गया है, पूरे देश को उसकी चिंता है, इतना समर्थन उसको मिल रहा है? आप पढ़ते थे ये सब अखबार में या टीवी पर देखते थे? मैंने बीच बीच में देखा था, बट मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन में काफ़ी बुरी थी उस टाइम। मैं सो भी नहीं पाता था ठीक से, और शायद मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर भी नहीं करी है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई चीज़, ऐसी चीज़ें होती हैं और आप उसके साथ होती हैं जिनके साथ आप रहते हो, या फिर उनसे आपकी फ्रेंड है, और तो फिर आप पिक्चर आती है आपके सामने, कभी सोचते हो कि कभी कभी अपने आप को ब्लेम करते हो आप कि मैंने क्यों किया, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था, या फिर मैंने वही बस क्यों ली, ये क्यों नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। और फिर वो मैं 2 हफ्ते तक तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक से। कोई कुछ पूछता भी था तो मुझे इरिटेशन होती थी। आप एक मेंटल ट्रॉमा में थे,
पुलिस आपके साथ पूछताछ कर रही थी, आप पुलिस को सहयोग कर रहे थे।